हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन के सीरीज़ के 4th वीडियो में। तो इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम लोग अलग मेथड से नहीं, रिडंडेंट चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा वही है कि एक गिवन बीम है जिसका एक एंड फिक्स्ड सपोर्ट है और दूसरा रोलर सपोर्टेड है। ठीक है, और उसके ऊपर यूडीएल है W किलो न्यूटन पर मीटर का। यहाँ पर हमारे 3 रिएक्शंस आएंगे, MA, RA, RB, और हमारे पास 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट दिस फिक्स एंड एज 0। तो यहाँ हमारा DSI जो होता है वो एज इट इज़ 3 - 2 1 हो जाता है। 3 अननोन रिएक्शंस, 2 नॉन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग MA एज रिडंडेंट। तो इस बार हम लोग मोमेंट एट A को रिडंडेंट मान रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर में से हम लोग बस रिडंडेंट फोर्स को रिमूव करेंगे और उसके चलते जो रिजल्टेंट डायग्राम बनेगा उसे हम लोग यहाँ रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो होगा उसे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग मूवमेंट को हटाएंगे A से, तो यहाँ पर पिन सपोर्ट आ जाएगा क्योंकि वो बस मूवमेंट को रेजिस्ट करना बंद करेगा। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करेगा। सिंस यहाँ पर वर्टिकल लोडिंग है तो कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो नहीं है, इसीलिए बस यहाँ पर वर्टिकल लोडिंग है। ठीक है, और यहाँ पर भी वर्टिकल लोडिंग होगा। और सिंस ये जो लोड है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और सिमेट्रिकल लोड स्ट्रक्चर भी है, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा होगा A और B पे, एंगुलर डिफ्लेक्शन, वो सेम होगा। वैसे ही जैसे हमने अब फिगर 3 में क्या करना है, फिगर 2 में से बस एक्सटर्नल लोडिंग हटानी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हमें जो रिडंडेंट हमने MA को माना था उसे यहाँ पर प्लेस करना है। बेसिकली इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं कि हमारा कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन ये होगा कि पॉइंट A पर एंगुलर डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, पॉइंट A पर एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर अगर आप थीटा निकालो तो यहाँ पर थीटा 0 होगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हमने इसे 2 पार्ट में तोड़ा है, फिगर A और फिगर B, तो यहाँ पर फिगर A में यहाँ पर अगर सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल प्लेस्ड है उस पर, तो यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन 5 हो रहा है दोनों तरफ, और हम यहाँ पे A पे देखें, अगर एंगुलर मूवमेंट M लगाते हैं बस यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा 1 डिफ्लेक्शन हो रहा है और दूसरे एंड पे थीटा 2 डिफ्लेक्शन हो रहा होता है। मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक साइड पे मूवमेंट लगाते हो तो अलग अलग डिफॉर्मेशन होते हैं क्योंकि लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, आप लोग याद रखना, यहाँ पर लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पर लोडिंग सिमेट्रिकल है और स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल है। यहाँ स्ट्रक्चर तो सिमेट्रिकल है बट लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर थीटा 1 का हमें फॉर्मूला पता है, मैंने बता रखा है कि आप लोग इन सब फॉर्मूलोज को याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 1 का हमारा फॉर्मूला दे रखा है MAL/3I, इसे आप लोग याद कर लेंगे। तो अब बात यह है कि हम लोग यहाँ पर ये तो याद रख लिया हमने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फाई कैसे फाइंड करेंगे। तो फाई फाइंड करने का जो तरीका है वो मूवमेंट एरिया मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है, अगर आपको A और B पॉइंट के एंगुलर डिफॉर्मेशन का डिफरेंस फाइंड करना होता है तो वो एरिया होता है A और B के बीच का, M/EI डायग्राम का एरिया होता है। ठीक है, तो अब हम लोग फाई लिखेंगे। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो फाई है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यहाँ मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये अगर आप A और B के बीच में एंगुलर डिफरेंस निकालना चाहते हो तो यहाँ पे फाई माइनस ऑफ फाई होगा। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाई है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाई है। समझ रहे हो आप बात को। तो अगर आपको A और B में थीटा 1 माइनस थीटा 2 अगर लिखना होगा तो बेसिकली यहाँ पर हम ये फाई लिखेंगे, पहला एंगल, दूसरा एंगल होगा -(-φ), तो वो इस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो वो 2φ हो जाएगा। 2φ इज इक्वल्स टू ये एरिया। अब बात ये है कि ये एरिया कितना होता है, ये एरिया कितना होता है, तो ये पैराबोलिक शेप है। पैराबोलिक शेप का ये फीचर एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, मैंने शेडेड डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है।
ठीक है, उसका ये 2/3 एरिया होता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको हाईएस्ट पीक पॉइंट पता है WL²/ATI, जो बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है यूडीएल के केस में, आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, WL²/ATI, एक आपको लेंथ ब्रेथ मिल गया, अब लेंथ आपको पता है एल से आप इंटू कर दोगे, फिर उसका 2/3 कर दोगे। ठीक है, 2/3 कर देने से क्या होगा, ये एरिया निकल जाएगा आपका, फिर ये 2/5 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस 5 2/5 के बराबर होगा ये, तो एक्चुअली अगर आप 5 निकालोगे तो इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। सभी जानते हैं कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है यूडीएल के केस में वो सेंटर पे होता है, और यहाँ पर अगर आप θA-θC करना चाहो, θA-θC करना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पर θC 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टेंजेंट बनाओ सी पॉइंट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे, तो जो एंगल बन रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो 0 हो जाता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहाँ पर भी होता है। तो आपको पता चल गया कि θC 0 है। क्या पता चल गया आपको कि θC 0 है, तो θA-θC आपका क्या हो जाएगा, θA क्या हो जाएगा, A और C के बीच के एरिया के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ θA-θC, C 0 है θC, तो θA इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिटवीन A एंड C, जो कि हो जाएगा हाफ ऑफ दिस होल एरिया। ठीक है, तो मैंने हाफ लगा दिया है, और ये टोटल एरिया कितना है, 2/3 ऑफ WL²/ATI इंटू L। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, और ये मैंने बोल रखा है कि आपको कम से कम ये सब याद रखने होंगे, क्योंकि ये इसका थोड़ा लंबा जाता है, ये यहाँ पर प्रूफ कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगा हमारा। तो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन हमने यहाँ सॉल्व करके रखा है कि जो 5 + θ1 होगा वो 0 होगा उसका सम। फिर यहाँ पर हम लोग फाई और थीटा की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमें मूवमेंट एट ए पता चल जाता है। मूवमेंट एट ए है वो पता करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस थी उन्हें यूज़ करेंगे। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा RA + RB इज इक्वल्स टू WL, फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। ठीक है, तो ये टोटल लोड आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक और इक्विलिब्रियम इक्वेशन है कि समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स एट द फिक्स्ड एंड A इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मूवमेंट एट ए, उस पॉइंट पर मूवमेंट है एक, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पर तो मूवमेंट होता ही नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स 0 होता है, वहाँ पर मूवमेंट होता है, लेकिन अगर वहाँ पर सारे मूवमेंट्स को आप सम करो तो वो 0 होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मूवमेंट कितना है, MA। RBL सेम सेंस में अगर लेते हैं तो RBL पॉजिटिव होगा। फिर दूसरे और जो WL जो लोडिंग है UDL के कारण जो यहाँ पर आपका जो मूवमेंट आ रहा है वो -WL²/2 है। ठीक है, आप अगर इसे सॉल्व करते हो तो RB की जो वैल्यू है वो 3WL/8 आती है, और RA की जो वैल्यू आती है फिर इस इक्वेशन में वो 5WL/8 होगी। ठीक है, तो इस बार आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनाना है, तो एज इट इज़ जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है कि आपको इन दोनों बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स को सम कर देना है। कैसे सम करना है, दोनों को एक साइड लेकर के आना है, जैसे ये एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है, तो आपको क्या करना है, दोनों को एक साइड लेकर के आना है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि दोनों को ऊपर लेकर के आ गया हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे M की वैल्यू नोन हो चुकी, हम जान चुके हैं WL²/8। तो आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों की मैग्नेट जो पीक है ना वो दोनों की सेम है। ठीक है, WL²/8 लेकिन एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं मार्क कर दूँ कि ये रेड वाला निगेटिव है और ग्रीन वाला जो है वो पॉजिटिव है, और फिर दोनों जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं वो कॉमन एरिया वो 0 हो जाता है वहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट। तो आप लोग इससे ये बहुत बड़े आराम से ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। और शियर फोर्स डायग्राम तो सबसे इजी होता है। शियर फोर्स डायग्राम में आपको बस रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, RA आपको पता चल चुका है 5WL/8, क्योंकि आप जब लेफ्ट साइड से मूव कर रहे होते हो और अपवर्ड रिएक्शन होता है तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हो तो अपवर्ड रिएक्शन जो होता है ना वो निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव होता है, यहाँ पे मैंने निगेटिव नहीं लिख रखा है, यहाँ निगेटिव होता है। ठीक है, ये पूरा निगेटिव डायग्राम है और ये पूरा पॉजिटिव डायग्राम है। ठीक है, तो जब आप
इधर से मूव करोगे तो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है तो वो पॉजिटिव, इधर से मूव करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो निगेटिव। ठीक है, तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, ये और ये। अब सिंस जान रहे हो कि यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल में जो शियर फोर्स डायग्राम का वो होता है, मतलब स्लोप, वो 1 मतलब लीनियर होता है। ठीक है, तो आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, क्योंकि बीच में कोई और लोडिंग तो है नहीं, तो आप दोनों को ज्वाइन भी कर सकते हो। नहीं तो आप एक इक्वेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ कि शियर फोर्स का अगर एट एक्स डिस्टेंस पे आपको इक्वेशन लिखना हो तो आप क्या करोगे। तो आप जैसे कि जान रहे हो कि उस एंड पे शियर फोर्स कितना है, तो शियर फोर्स में सबसे पहले तो आर ए है आपके पास। अगर मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लेफ्ट साइड से लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेफ्ट साइड, तो शियर फोर्स आर ए माइनस, जैसे जैसे आप एक्स डिस्टेंस मूव करोगे तो डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स डिस्टेंस अगर मूव करोगे तो शियर फोर्स का वैल्यू इतना होगा। तो जैसा कि आप जान रहे हो आर ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट वैल्यू है, और स्लोप क्या है हमारा, निगेटिव। स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है, डब्ल्यू। ठीक है, एक्स के साथ जैसे जैसे मूव करोगे तो ये आप देख रहे हो कि एक इंटरसेप्ट है आपका, फिर उसके बाद एक निगेटिव स्लोप है। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। और फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए।